फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल लर्न अहेड एकेडमी। मैं संध्या मिश्रा आप सबके लिए लेकर आई हूँ अपनी इंडियन इकोनॉमी की अगली क्लास। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा वर्ष 2014 के बाद के आर्थिक सुधार। तो आज के टॉपिक क्या है हमारा? वर्ष 2014 के बाद के आर्थिक सुधार। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। पहला है पॉइंट श्रम सुधार। श्रम सुधार के अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं इन सबको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम अपने सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। श्रम 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची का विषय है। श्रम क्या है? श्रम 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची का विषय है, जिससे श्रम संबंधी मुद्दों पर केंद्र व राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। इसमें है पॉइंट आपका, वर्तमान में श्रम से संबंधित केंद्र के 44 से अधिक व राज्यों के 100 से अधिक कानून विद्यमान हैं। केंद्र के कितने हैं? 44 से अधिक और राज्यों के 100 से अधिक कानून विद्यमान हैं। अगला है आपका, दूसरे श्रम आयोग की अनुशंसा पर केंद्र के कई कानूनों को समेकित कर 4 श्रम संहिता बनाया गया है। पहला है वेज कोड, दूसरा इंडस्ट्रियल रेशनल कोड, तीसरा सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर कोड, चौथा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। अब है आपका सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम MSME के उत्पादन व सेवा क्षेत्रक उद्यम के मध्य विद्यमान अंतर को समाप्त कर दिया गया है, जिससे 2020 में लागू कर दिया गया है। जिसे 2020 में लागू कर दिया गया है। अगला है, नई व्यवस्था के अनुसार सूक्ष्म क्षेत्रक में 1 करोड़ तक के निवेश करने व 5 करोड़ तक के वार्षिक टर्नओवर वाली कंपनियां आएंगी। अगला, लघु उद्यम में प्लांट व मशीनरी में अधिकतम निवेश की सीमा 10 करोड़ तथा 50 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर निश्चित किया गया है। अगला, मध्यम क्षेत्रक में अधिकतम 50 करोड़ का निवेश तथा 250 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर निश्चित किया गया है। अगला, रेरा रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। रेरा रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 भारतीय संसद का एक अधिनियम है जो घर खरीदने वालों की रक्षा करता है तथा रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने में मदद करेगा। अगला है हमारा वस्तु व सेवा कर। इसको क्या बोलते हैं? GST एक अप्रत्यक्ष व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है जो प्रत्येक संवर्धित मूल्य पर लागू किया होता है। अगला है केंद्रीय GST CGST केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, जबकि राज्य GST SGST राज्य सरकार द्वारा जाने वाला कर है। जो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? SGST, और जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है वो CGST होता है। फिर है अगला है आपका GST की 5 स्लैब दर 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है। GST कर की 2004 में केलकर समिति द्वारा सिफारिश की गई थी। किसके द्वारा सिफारिश की गई थी? केलकर समिति द्वारा। कब की गई थी? 2004 में। अगला, केंद्रीय स्तर के निम्न करों को GST में सम्मिलित किया गया है। इसमें फर्स्ट पॉइंट केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दूसरा
अतिरिक्त उत्पाद शुल्क। तीसरा सेवा कर। चौथा अतिरिक्त सीमा शुल्क काउंटर वेलिंग शुल्क। पाँचवा विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क। छठा अधिभार एवं उपकर। अब है राज्य स्तर के निम्न करों को जीएसटी में सम्मिलित किया गया है। तो कौन कौन से हैं? पहला है राज्य मूल्य संवर्धित व बिक्री कर। दूसरा मनोरंजन कर, स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले कर से अलग कर। तीसरा केंद्रीय बिक्री कर, केंद्र द्वारा लगाया जाने वाला और राज्य द्वारा वसूला जाने वाला कर। चौथा चुंगी व प्रवेश कर। पाँचवा क्रय कर। छठा विलासिता पर कर। सातवां सट्टेबाजी, लॉटरी व जुआ, द्यूट क्रीड़ा पर कर। अल्कोहल, पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, जेट ईंधन और प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, यानी कि इस पे कोई जीएसटी टैक्स नहीं लगता है। सरकार ने कुछ वस्तुओं पर जीएसटी को कम किया है और इसे 0% पर कर दिया है। अगला है आपका जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद में क्या है? जीएसटी परिषद के अध्यक्ष के रूप में संघ वित्त मंत्री, राजस्व या वित्त के निरीक्षक, संघ राज्य मंत्री, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामांकित वित्त या कर के निरीक्षक में मंत्री या कोई अन्य मंत्री शामिल होते हैं। अगला है पॉइंट परिषद में किए गए मतदान के 3/4 बहुमत द्वारा जीएसटी परिषद के निर्णय लिए जाते हैं। कुल मत का 1/3 केंद्र व 2/3 राज्यों द्वारा किया जाता है। 1/3 किसके द्वारा किया जाता है मतदान? केंद्र द्वारा, 2/3 राज्यों द्वारा। अगला है आपका जीएसटी परिषद के प्रत्येक राज्य का एक ही मत होता है, चाहे उसकी जनसंख्या कितनी ही क्यों ना हो। अगला जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण सिफारिशें परिषद द्वारा की जाती हैं, जैसे कि जीएसटी में सम्मिलित होने वाले कर, शेष व अधिभार, जीएसटी से में शामिल वस्तुएं व सेवाएं इत्यादि। अब है आपका संविधान संशोधन। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 101वें संविधान संशोधन में क्या लागू किया गया? वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया। और कब पूरे देश में हुआ? 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर प्रभावी हो गया। महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी हैं? पहला है आपकी एक तालिका बनेगी, उसमें योजना, प्रारंभ होने की तिथि और उद्देश्य या विशेषताएं। तो पहली योजना है आपकी स्वच्छ भारत मिशन। इसकी शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2014 को और इसका उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना है। अगला है अटल पेंशन योजना। इसकी शुरुआत कब हुई? 9 मई 2015 में और इसका उद्देश्य 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक धारक पात्र। दूसरा न्यूनतम पेंशन 1000 व अधिकतम 5000 रुपये। अगला है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। कब शुरू हुई? 25 जून 2015 को और इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास। अगला है उदय योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। इसकी शुरुआत 5 नवंबर 2015 से हुई और इसका उद्देश्य रखा गया बिजली वितरण कंपनियों का वित्तीय सुधार। अगला स्मार्ट सिटी मिशन। इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को हुई
और इसका उद्देश्य देश में कुल 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना था। अगला, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई और इसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना। अगला है माँ कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुई? 5 अगस्त 2016 को। इसका उद्देश्य क्या रखा गया? स्तनपान के बारे में माताओं को जागरूक करना था इसका उद्देश्य। अगला है आपका उड़ान क्षेत्रीय वायु संपर्क योजना। इसकी शुरुआत 21 अक्टूबर 2016 को हुई और इसका उद्देश्य क्या रखा गया? आम नागरिकों के लिए हवाई सेवाओं को सुलभ बनाना। अगला है आपका गंगा ग्राम परियोजना। इसकी शुरुआत 23 दिसंबर 2017 को हुई और इसका उद्देश्य गंगा नदी के किनारे स्थित 4470 गाँवों में स्वच्छता आधारित विकास करना था। अगला है प्रधानमंत्री युवा योजना। इसकी शुरुआत 9 नवंबर 2016 में हुई और इसका उद्देश्य आगामी 5 वर्षों में 7 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को उद्यमशील शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना था। अगला है हृदय योजना। इसकी शुरुआत कब हुई? 21 जनवरी 2015 में हुई और इसका उद्देश्य देश की सांस्कृतिक विरासत वाले शहरों को संरक्षण चयनित शहर 12। अगला मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2015 में हुई और इसका उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु था। अगला है आपका अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। इसकी शुरुआत 25 जून 2015 में हुई और इसका उद्देश्य क्या रखा गया? 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। अब हैं आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। अब आपका पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है तो क्या आधारित है? कृषि। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। क्या है उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार? कृषि। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हरित क्रांति के कारण गेहूं व धान की उच्च पैदावार वाले बीजों के प्रयोग, उर्वरकों की अधिक उपलब्धता और सिंचाई के इस्तेमाल से उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना। काहे का राज्य बना सबसे बड़ा? खाद्यान्न उत्पादक। अगला है आपका क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। कौन सी है? गेहूँ, चना, मटर और जौ। गेहूँ, चना, मटर और जौ रबी की फसलें हैं। इनकी बुवाई कब होती है? अक्टूबर से नवंबर माह के बीच में की जाती है और इन फसलों की कटाई मार्च से अप्रैल तक कर ली जाती है। ये प्रमुख जो है वो रबी फसलें हैं। कौन कौन सी हैं? गेहूँ, जौ, चना, मटर, अलसी, सरसों, धनिया और जीरा आदि। अब आपका तीसरा क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, कौन सी है? ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। कौन सी संस्था? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसकी शुरुआत कब हुई? 1951 में इसकी शुरुआत हुई या इसकी स्थापना की गई। CSO का मुख्यालय कहाँ है?
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? CSO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। किसके अधीन है? भारत सरकार के अधीन। अब है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 4। फेमा, FEMA, फेमा, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये फेमा का पूर्ण रूप है। फेरा एक्ट, FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेजुल्यूशन एक्ट 1973 को वर्ष 2000 में फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में बदलकर नए स्वरूप में प्रस्तुत किया गया। कब प्रस्तुत किया गया? 1973 में था फेरा और 2000 में बदलकर क्या प्रस्तुत किया गया? फेमा। यह अधिनियम पूरे देश और भारत के बाहर संचालित होने वाले निकाय कॉरपोरेट को उन सभी शाखाओं और एजेंसियों पर लागू होता है जिनके नियंत्रक मालिक एक भारतीय निवासी हैं। अब ऑप्शन अगला आपका क्वेश्चन नंबर 5। किस फसल की खेती के लिए जलाक्रांति की आवश्यकता है? किस फसल की खेती के लिए जलाक्रांति की आवश्यकता है? किसकी है? ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, चावल की। चावल फसल की खेती के लिए जलाक्रांति की आवश्यकता होती है। तरुण अंकुर के रोपण के समय या बाद में खेत में पानी भरना चावल की खेती का पारंपरिक तरीका है। चावल संपूर्ण पूर्वी जगत के प्रमुख रूप में खाए जाने वाला अनाज है, प्रमुख रूप से खाया जाने वाला अनाज है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार के लिए भारत द्वारा अपनाए गए 3 नीतिगत उपाय कौन से हैं? कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए 3 नीतिगत उपाय कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ये सभी कौन से? न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, बफर स्टॉक का रखरखाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS, ये सब हैं। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 7। आयात पर कर का एक उदाहरण है। आयात पर कर का एक उदाहरण है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। व्यापार अवरोधों, व्यापार अवरोधों। आयात पर व्यापार अवरोधों का एक उदाहरण है। व्यापार अवरोध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सरकार द्वारा प्रेरित प्रतिबंध होते हैं। व्यापार अवरोध के अंतर्गत यातायात, आयात लाइसेंस, आयात कोटा, शुल्क आदि आते हैं। व्यापार अवरोधों के प्रकार स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंध, नियामक अवरोध, एंटी डंपिंग ड्यूटी और सब्सिडी है। व्यापार अवरोध घरेलू उद्योगों और नौकरियों की रक्षा करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। जब हम चीनी या गुड़ का उत्पादन करते हैं तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार किस प्रकार के क्षेत्र की गतिविधि है? जब हम चीनी या गुड़ का उत्पादन करते हैं तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार किस प्रकार के क्षेत्र की गतिविधि है? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र की। इसकी द्वितीय क्षेत्र की।
चीनी या गुड़ का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के तहत आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगार व आर्थिक क्रियाओं को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। इसमें क्या आता है? अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में गतिविधियों को सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किया जाता है। कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी, डेयरी आदि इस क्षेत्र के तहत आते हैं। कौन क्या क्या आते हैं प्राथमिक में? कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी, डेयरी आदि। फिर है आपका द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में क्या है? इसमें वे उद्योग शामिल हैं जो प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित सामग्री के तैयार उत्पाद बनाए जाते हैं। औद्योगिक उत्पादन, सूती कपड़ा, गन्ना उत्पादन आदि गतिविधियां इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। फिर है आपका तृतीयक क्षेत्र। इसमें क्या आता है? इसमें विभिन्न प्रकार के सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, यथा बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन इत्यादि। किसमें आता है? तृतीयक क्षेत्र में। क्या क्या आता है? बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन आदि। अब आपका 9वां क्वेश्चन, कृषि विपणन की आधारभूत संरचना AMI कब से प्रभावी हुई? कृषि विपणन की आधारभूत संरचना AMI कब से प्रभावी हुई? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अप्रैल 2014 में। कब प्रभावी हुई? अप्रैल 2014 में। 1 अप्रैल 2014 को विपणन योजना के लिए एकीकृत योजना के कृषि विपणन की आधारभूत संरचना AMI पूंजी निवेश सब्सिडी उपयोजना में शामिल किया गया। इस योजना के अंतर्गत किसानों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया। कब ये प्रभावी हुई? 1 अप्रैल 2014 में। अब है आपका 10वां क्वेश्चन, भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, वैश्वीकरण की ओर। कहाँ? वैश्वीकरण की ओर। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति का उद्देश्य उदारीकरण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और तीव्र करना है, ताकि भारतीय उद्योगों को वैश्वीकरण की ओर उन्मुख करके विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया जा सके। अब है आपका 11वां क्वेश्चन, सरकार द्वारा ई-रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? सरकार द्वारा ई-रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? तो किसके लिए शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, कृषि उत्पाद बेचने के लिए। किसके लिए? कृषि उत्पाद बेचने के लिए। और जिसमें क्या था? स्थानीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ जोड़ा जाएगा। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 2017 को कृषि मंत्रालय ने किसानों को कृषि उत्पाद बेचने के लिए ई-रकम मतलब ई-राष्ट्रीय किसान कृषि मंडी पोर्टल का शुभारंभ किया। किसने किया? कृषि मंत्रालय ने। कब किया? 1 अगस्त 2017 को। इस पोर्टल के माध्यम से छोटे गांव के किसानों को इंटरनेट सुविधा के द्वारा दुनिया के बड़े बाजार तक पहुंचाया जा सकता है। अब यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, अनुकूल मंडी। क्या है? अनुकूल मंडी। भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोष कौन कौन से हैं? पहला है भंडारण की सुविधा की कमी,
दूसरा परिवहन की कमी, तीसरा मार्केट इंटेलिजेंस की कमी, चौथा वित्तीय स्रोत की कमी आदि। इसमें अनुकूल मंडी का नहीं शामिल है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 13। भारत में केंद्रीय सरकारी संगठन है जो कृषि विपणन में शामिल है, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, भारत में कृषि निगम। भारत में कृषि निगम। भारत में कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए कपास निगम, नेफेड, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत और कीमत आयोग उत्तरदायी हैं। क्वेश्चन नंबर 14। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, किस पे लगाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकारों द्वारा। किससे? राज्य सरकारों द्वारा। राज्य सरकार जो है वो कृषि आयकर लगा सकती है। और इसको किस में रखा गया है? राज्य सूची का विषय है। किसका? राज्य सूची का। और राज्य सरकार के पास इसका अधिकार है, किसका? कृषि पर आयकर लगाने का। अब है आपका 15वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM क्या है? राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच। कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच क्या है? NAM। यह पोर्टल किसानों, विक्रेताओं तथा खरीदारों को खरीद फरोख्त हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। इसके जरिए बेहतर दाम मिलने तथा विपणन के तरीके में बदलाव हुआ है। अब है क्वेश्चन नंबर 16। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशों से जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, एग्री उड़ान। एग्री उड़ान कार्यक्रम किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करने और खेतीबाड़ी में नए प्रयोगों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसमें स्मार्ट खेती, इनोवेटिव फूड टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी, फिशरीज, पशुपालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 17। प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। तो क्या प्रदान करने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। सभी किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये कब लिया गया? 31 मई 2019 को क्या निर्णय लिया गया? सभी किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 2019 में संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि सभी किसानों को 6,000 रुपये 3 किस्तों में प्रदान किया जाएगा। एक अन्य फैसले में
प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना को भी मंजूरी दे दी गई, जिसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रति माह 3,000 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलेगी। कितनी मिलेगी? 3,000 रुपये। कितने वर्ष के किसानों को? 60 वर्ष के किसानों को। अब है आपका 18वां क्वेश्चन। भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई? भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। किस राज्य द्वारा की गई? असम राज्य द्वारा। जीएसटी अर्थात वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। इसकी सर्वप्रथम पुष्टि असम राज्य द्वारा की गई। इसे संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। कहाँ लागू किया गया? संपूर्ण भारत में। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। किसने दिया? विजय केलकर समिति ने। तथा संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया। जीएसटी की कुल 5 दरें निर्धारित की गईं, जो कि 0%, 5%, 12%, 18% एवं 28% हैं। तथा जीएसटी के कुल 3 प्रकार हैं: सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 19। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, 3 घटकों में। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, जिसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। कहाँ लागू किया गया? संपूर्ण भारत में, और पहले सिर्फ असम में थी जीएसटी। जीएसटी को निम्नलिखित 3 घटकों में विभाजित किया गया है। तो पहला है सीजीएसटी। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है। किसके द्वारा? इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है। दूसरा है एसजीएसटी। इसके तहत राज्य में बिक्री के लिए राज्य सरकारों द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है। तीसरा आईजीएसटी। इसके तहत अंतर्राज्यीय की बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है। अब है आपका 20वां क्वेश्चन। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? तो कितना है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 28%। भारत में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में पारित किया गया था तथा 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। यह अप्रत्यक्ष कर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।